हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज ऋषभ। यू वाचिंग ऋषभ बीपीएससी। आज से हम सब शुरुआत कर रहे हैं बीपीएससी के लेक्चर का, और बीपीएससी के जो टॉपिक से शुरुआत करेंगे वो किस टॉपिक से शुरुआत करेंगे। तो महत्वपूर्ण है कि आगामी 71वां बीपीएससी जो कि आपका 30 अगस्त को होने वाला है। तो जैसा कि मैं पहले वीडियो में आपको इंट्रो वीडियो में बताया था कि जून में हम सब PYQ सीरीज आधुनिक इतिहास का समाप्त करने वाले हैं, और फिर जुलाई में सिर्फ साइंस करेंगे और करंट अफेयर्स तो साथ साथ चलेगा ही। तो 3 सब्जेक्ट की जिम्मेदारी मैं लिया हूँ आप सबके समक्ष। आपका आधुनिक इतिहास, साइंस और करंट अफेयर्स, यानी लगभग 100 क्वेश्चन के आसपास जो है वो मैं आपका कंप्लीट करवाऊंगा। तो इसके लिए इसी के रिगार्डिंग ये पहला वीडियो है। और आज जो हम सब डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन वो है बीपीएससी PYQ सीरीज, जिसमें हम सब 66 बीपीएससी PT के री एग्जाम में पूछे जाने वाले आधुनिक इतिहास के 19 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सिर्फ क्या क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे? तो बिल्कुल भी नहीं। अगर लॉर्ड मेयो के बारे में मैं बताऊंगा तो लॉर्ड मेयो से रिलेटेड और भी जितने भी फैक्ट्स हैं वो भी मैं आपको यहीं पे बता दूंगा। इससे आपका सारा कुछ टॉपिक कवर होते जाएगा। ठीक है, तो जो भी व्यक्ति आपको दिखेगा ऑप्शन में उसका हम सब डिस्कशन करेंगे। PYQ सीरीज क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मैं पिछले 10 वर्ष का क्वेश्चन बैंक देखा, उससे साफ नजर आया मुझे कि 40% जो सवाल है वो बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूछती है, रिपीटेड पूछती है। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, और जब इंटरेस्टिंग होने वाला है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वाले वीडियोस की, और अच्छे ढंग से आप सब समझने का प्रयास करेंगे। मेरा अनुभव प्रीलिम्स निकालने का भी है, मेंस देने का भी है, तो मैं इसलिए उसी टाइप से आपको पढ़ाऊँगा जैसे मैं पढ़ाई किया हूँ। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आधुनिक इतिहास का पहला क्वेश्चन जो है ये 66वां बीपीएससी PT री एग्जाम का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर ई नंबर है। क्यों ई नंबर है? क्योंकि भारत का पहला गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। अब ये गवर्नर जनरल जो है वो किस वाले एक्ट के तहत आया? तो ये डिटेल वर्जन हम सबको करके जाना है ताकि एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं। 1833 ईस्वी के एक्ट द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा गया। पहले बंगाल का गवर्नर था, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ, और फिर 1833 के एक्ट के तहत भारत का गवर्नर जनरल हुआ। ठीक है, गवर्नर जनरल और वाइसराय में यही डिफरेंस है कि गवर्नर जनरल कंपनी का नियुक्त अधिकारी होता है, प्रमुख अधिकारी, और जो महारानी द्वारा यानी ब्रिटिश संसद द्वारा नियुक्त किसी भी अधिकारी को सेलेक्ट किया जाता था भारत में काम करने के लिए उसको वाइसराय बोलते थे। लॉर्ड विलियम बेंटिंग से आप कुछ 1-2 प्रश्न और याद रखेंगे। लॉर्ड विलियम बेंटिंग द्वारा ही राजा राम मोहन राय के प्रयास से 1829 में सती प्रथा का अंत हुआ था। इसको एकदम याद रखना है। तो 1829 में सती प्रथा का अंत के समय यानी अंत किनके द्वारा किया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग द्वारा। अब ये राजा राम मोहन राय से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं? तो राजा राम मोहन राय द्वारा आत्मीय सभा 1815 ईस्वी में बनाया गया था। ब्रह्म सभा याद रखेंगे 1829 में बनाया गया था। इनकी 2 पुस्तक है, एक पुस्तक है गिफ्ट ऑफ मोनोथिज्म और दूसरी पुस्तक है संवाद कौमुदी। ये सती प्रथा का जो जिक्र है इन्होंने इसी पुस्तक में किया है जिसका नाम है संवाद कौमुदी। तो सिर्फ आप फैक्ट याद रखें कि संवाद कौमुदी जो है वो राजा राम मोहन राय की पुस्तक है। इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। ये एक ईश्वरवाद में विश्वास रखते थे, मतलब एक ईश्वर में इनका बिलीव था, बहुवाद ईश्वर में इनका बिलीव नहीं था। एक ईश्वरवाद में विश्वास, इसको याद रखना है। भारतीय पुनर्जागरण के जनक राजा राम मोहन राय। इनको राजा का जो उपाधि है वो अकबर द्वितीय द्वारा दिया गया था। इस ऑप्शन में लॉर्ड मेयो भी है। तो लॉर्ड मेयो के समय में 2 इंपॉर्टेंट काम हुए थे, चलिए जानते हैं। लॉर्ड मेयो से रिलेटेड 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं। 1872 में इन्होंने कृषि विभाग की स्थापना की। इसके अलावा भारत में जो प्रथम जनगणना है, पहली बार जो जनगणना हुआ था वो लॉर्ड मेयो के समय में ही हुआ था, और उसके बाद ऑफिशियली 1881 ईस्वी से होने लगा। ये लॉर्ड रिपन के टाइम से 10 साल पे होने लगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं। इस ऑप्शन में लॉर्ड लीटन भी है, और लीटन बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है। तो 1878 में क्या होता है कि अकाल पड़ जाता है। तो अकाल जब पड़ गया तो एक अकाल आयोग की नियुक्ति की गई, उसमें रिचर्ड स्टेरी की अध्यक्षता की थी। ठीक है, तो ये अकाल जो आयोग का नियुक्ति किया गया था ये किसके टाइम पे हुआ था? तो लॉर्ड लीटन के टाइम पे हुआ था। तो इसको याद रखेंगे आप सब। लीटन द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 पारित किया गया था। एक्चुअल में क्या हुआ कि अंग्रेज के खिलाफ बहुत सारे भारतीय समाचार पत्र जो है वो बुरा भला छापने लगे। ठीक है, उनके बारे में निगेटिव बात छापने लगे, तो उनको नियंत्रित करने के लिए लॉर्ड लीटन द्वारा भारतीय समाचार पत्र अधिनियम यानी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 पारित किया गया था।
ये याद रखना है। 1878 में भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित किया गया था, लाइसेंस को अनिवार्य कर दिया गया। इसका अर्थ क्या हुआ भाई? तो क्या रीजन था 1878 के भारतीय शस्त्र अधिनियम को लाने का? तो इसके पीछे जो रीजन था वो ये था कि बहुत सारे भारतीय विद्रोह पे उतर गए और उनके पास हथियार उपलब्ध हो जा रहे थे, जिससे कि अंग्रेजों को काफ़ी ज़्यादा समस्या उत्पन्न हो रहा था। इसलिए उसने पूरे क्षेत्र में ये लागू कर दिया कि अब लाइसेंस लेंगे तभी आपको बंदूक रखने के लिए दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद इन्होंने सिविल सेवा परीक्षा में अधिकतम आयु की सीमा 21 से घटाकर 19 कर दी। इसके अलावा इसने अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो प्रचार महाविद्यालय की स्थापना की, इसको याद रखना है। इस ऑप्शन में लॉर्ड डफरिंग भी है। तो लॉर्ड डफरिंग के समय में दो इंपॉर्टेंट काम हुआ था। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था, बर्मा म्यांमार को बोलते हैं, 1885 से 88 के बीच। इसके अलावा 28 दिसंबर 1885 को A.O. ह्यूम के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। आगे चल के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में मैं बहुत कुछ बताने वाला हूं, तो इस प्रकार से हम सब डिटेल करेंगे ताकि आप सबका एक भी क्वेश्चन जो है बीपीएससी करेगी छूटे नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, बात करते हैं लॉर्ड कैनिंग के बारे में। भारत के प्रथम वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल थे। एक क्वेश्चन डायरेक्टली आता है कि 1857 के ऐतिहासिक विद्रोह के समय में भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है। और ये प्रथम वायसराय थे। 1858 के एक्ट के तहत इन्हें बनाया गया था। इनके समय 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम स्वतंत्र रूप से लागू हुआ। आपसे पूछ लेगा विधवा पुनर्विवाह के संबंधित व्यक्ति यानी सपोर्टर कौन थे? तो इनका नाम था ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है, इसको याद रखना है। 1856 में कैनिंग के समय में ही पैतृक संपत्ति से संबंधित कानून बनाया गया था। पहली बार जो अभी महालेखा परीक्षक है 1857 में, इन्हीं के समय में पहला बार महालेखा परीक्षक पद का सृजन किया गया था और वर्तमान में भारत के संविधान के आर्टिकल 148 में उल्लेख है। इसको हम सब पॉलिटी के सेक्शन में बड़े अच्छे ढंग से समझेंगे। उसके बाद व्यवगत सिद्धांत राज विलय की नीति को इन्होंने समाप्त किया, जो कि डलहौजी द्वारा शुरू किया गया था। 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ। पोर्टफोलियो प्रणाली इनके द्वारा ही लागू किया गया था। तो इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जब हम सब करते रहेंगे तो धीरे धीरे इन्फॉर्मेशन कम हो जाएगा और आपका जो सिलेबस है वो भी कंप्लीट होता चला जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड क्लाइव, ठीक है। आंसर मैं यहीं पे आपको बता दूंगा। उसके बाद हम सब डिटेल वर्जन में चलेंगे जहां से क्वेश्चन छूटे नहीं। बढ़ते हैं आगे। लॉर्ड क्लाइव या रॉबर्ट क्लाइव ये दो बार भारत आया। 1757 से 60 के बीच रहा और 1765 से 67 के बीच रहा। इन्होंने बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना की। क्या होता है द्वैत शासन? तो प्रशासन को दो भाग में विभाजित किया, एक वित्तीय भाग, ठीक है, और एक हो गया आपका जो कि नॉर्मली नवाब को दे दिया कि आप जो है घरेलू काम करवाएं, जैसे कि स्कूल वगैरह का निर्माण करवाना, ठीक है, सड़क का निर्माण करवाना। बाकी जो कर से संबंधित जितना भी नियम है, कर जो आएगा वो हम रखेंगे। वित्तीय से रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट काम था वो अंग्रेज ले लिया और बाकी जो सामाजिक काम है वो बंगाल के नवाब को दे दिया। इसी को बोलते हैं द्वैत शासन, ठीक है, शासन को दो हिस्से में बांट देना। तो लॉर्ड क्लाइव द्वारा बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना की गई थी, जिसको बाद में वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया, ठीक है। पूछेगा पलासी का युद्ध जो हुआ था 1757 में, उसके समय भारत का जो वायसराय था वो कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। तो ये भी क्वेश्चन आप याद रखेंगे। शाह आलम द्वितीय से, देखिए जब ये वापस आया, ये कब वापस आया? तो बक्सर का युद्ध जब हुआ 1764 में, उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव वापस भारत आया और इसने एक संधि की, इलाहाबाद की संधि। इन्होंने दो इलाहाबाद की संधि की थी, एक 12 अगस्त 1765 को, जिसमें बंगाल बिहार वाला क्षेत्र आता है, वहाँ से दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिया। दीवानी अधिकार का मतलब होता है कि उस क्षेत्र में, बंगाल बिहार के क्षेत्र में अब अंग्रेज अपने हिसाब से शासन चलाएगा, उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, टैक्स वगैरह सब आसानी से लेगा। और 16 अगस्त को 1765 को जो इन्होंने इलाहाबाद की संधि की वो अवध के लिए किया था, तो ये भी आप याद रखेंगे। 12 अगस्त 1765 को बंगाल बिहार और 16 अगस्त 1765 को आपका अवध के लिए। इन्होंने जो टैक्स वसूलने के लिए दो व्यक्ति का भी नियुक्तिकरण किया। तो रॉबर्ट क्लाइव ने दो उप दीवान बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान, नाम जरूर याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है, और बिहार के लिए राजा सिताब राय की नियुक्ति की। उसके बाद आते हैं लॉर्ड मिंटो प्रथम, ठीक है। लॉर्ड मिंटो प्रथम के समय में रंजीत सिंह और अंग्रेज के बीच 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई थी। एक लॉर्ड मिंटो द्वितीय आएगा जो कि 1909 के मार्ले मिंटो अधिनियम के समय में आएगा, बाद में हम सब देखेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा,
1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा मेरठ। कभी भी आप इसको बैरकपुर नहीं मारेंगे। बैरकपुर की घटना क्या होती है, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूं। तो बैरकपुर के घटना में यह होता है कि पहले भारतीय सैनिकों के लिए अंग्रेज द्वारा ब्राउन बेस बंदूक दिया गया था, ठीक है। फिर उसको हटा करके उसके स्थान पे एनफील्ड राइफल लाया गया, और एनफील्ड राइफल में जो कारतूस भरते थे वो कारतूस चर्बी से बना था। और चर्बी किस चीज़ का था? तो गाय और सुअर का चर्बी था, जिस वजह से धार्मिक रिलेशन जुड़ा, और धार्मिक रिलेशन जुड़ने की वजह से 34वीं इन्फेंट्री का मतलब होता है कि पैदल सेना था। तो 34वीं पैदल सेना के एक अधिकारी जिनका नाम था मंगल पांडे, चूंकि वो ब्राह्मण थे और वो धर्म से रिलेटेड उनको याद आया कि उनको बताया गया कि ये चर्बी वाला है, ये गाय और सुअर की चर्बी से बना है, तो उन्होंने अटैक कर दिया अंग्रेज अधिकारी के ऊपर, जिसकी वजह से उनको पकड़ करके उनको फांसी दे दी गई। बाद में फांसी देने के बाद ये धीरे धीरे आंदोलन जो है विकराल रूप लेता है, और 10 मई को 1857 10 मई को मेरठ में इसकी शुरुआत हुई। तो मेरठ में सबसे पहले इसकी शुरुआत होती है। क्वेश्चन आएगा कि 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इनका नाम याद रखेंगे, पामस्टेन। भारत में जो वायसराय थे वो लॉर्ड केनिंग थे, इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे वो पामस्टेन थे। अब क्या होता है कि 1857 के विद्रोह के बाद एक कमीशन नियुक्त किया जाता है जिसका नाम था पील कमीशन। यहां से क्वेश्चन पूछती है बीपीएससी। तो पील कमीशन रिलेटेड मतलब किससे रिलेटेड है? तो 1857 की क्रांति यानी सेना को पुनर्गठित करने के लिए। अब ये पील कमीशन क्या सुझाव देता है समझने का। भारतीयों को उस सैनिक पदों पर प्रतिबंधित किया गया, यानी भारत को सिपाही के लेवल पे ही रखा गया, ज़्यादा बड़ा पोस्ट पे इसलिए नहीं रखा गया कि बाद में आगे चलकर विद्रोह ना कर सके। बंगाल सेना और यूरोपीय सेना और भारतीय सेना का अनुपात, यानी बंगाल में यूरोप और भारतीय सैनिकों का जो रेशियो रखा गया वह 1:2 रखा गया। यहाँ पे भारतीय सैनिकों को अधिक रखा गया है क्योंकि सिपाही लेवल पे रखा गया है, इसलिए कम रखा गया है, ठीक है। मतलब इनकी संख्या अधिक है, उच्च पोस्ट पे नहीं है और संख्या अधिक है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। जबकि मुंबई मद्रास में 2-5 रखा गया, यानी 2 रहेगा अंग्रेज और 5 रहेगा भारतीय सिपाही। लेकिन जितना भी उच्च पोस्ट था, ठीक है, सेना में जितना भी उच्च पोस्ट था वो अंग्रेज अपने पास रखा ताकि फैसला लेने में आसानी हो, ठीक है, और विरोध ना कर सके भारतीय लोग। इस स्वतंत्रता संग्राम को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम वीडी सावरकर ने कहा था, ये एकदम याद रखिएगा। और यह राष्ट्रीय विद्रोह था, ऐसा डी रायली द्वारा कहा गया था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया। इस वाले टॉपिक में नेतृत्व जरूर पूछता है कि कौन सी इलाके से किनके द्वारा नेतृत्व किया गया। तो दिल्ली से बहादुर शाह जफर जो कि मुगल बादशाह थे और बख्त खां द्वारा किया गया। इस विद्रोह को दबाया निकलसन और हडसन ने, ये भी नाम याद रखेंगे। आइए देखते हैं विभिन्न क्षेत्र से किनके द्वारा नेतृत्व किया गया और विद्रोह को दबाने के लिए कौन कौन से अंग्रेज अधिकारी आए। तो कानपुर से नाना साहेब तात्या टोपे, कैंपबेल इस विद्रोह को दबा दिया। तीसरा लखनऊ से बेगम हजरत महल जिनको जिंदल महल भी बोलते थे, तो हेनरी लॉरेंस और कैंपबेल द्वारा इस विद्रोह को दमन किया गया। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ह्यूरोज द्वारा दमन किया गया। इलाहाबाद से लियाकत अली, कर्नल नील द्वारा दमन किया गया। बरेली से खान बहादुर खान, हडसन द्वारा। फैजाबाद से मौलवी अहमद उल्ला, कर्नल नील द्वारा। फतेहपुर से अजीमुल्ला, जनरल रेनर्ड द्वारा। और जगदीशपुर से, हमारे बिहार के आरा के जगदीशपुर से बाबू वीर कुंवर सिंह, और इन्होंने 2 अंग्रेज अधिकारी को हरा भी दिया। बाद में युद्ध के दौरान ही जख्मी होकर इनकी मृत्यु हो गई थी बाद में। तो इस विद्रोह को दबाने का प्रयास विलियम टेलर और विंसेंट आयर द्वारा किया गया। ये क्रमवार आपको याद रहना चाहिए क्योंकि मिलाने में दे सकता है क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, बिरसा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये विद्रोह और बार बार यहाँ से मेंस में भी क्वेश्चन पूछता है, तो मेंस वाले वीडियो में हम सब देखेंगे। फिलहाल प्रीलिम्स का भी कर लेते हैं। चलिए जानते हैं हमारा मुंडा विद्रोह। तो मुंडा विद्रोह का जो क्षेत्र था वो था छोटा नागपुर यानी रांची और सिंहभूम का क्षेत्र। ये जो हुआ था 1895 से 1899 आप मान सकते हैं, 1900 के आसपास इसकी समाप्ति हो गई थी। विद्रोह होने का कारण क्या था? स्थायी बंदोबस्त। क्या होता है स्थायी बंदोबस्त? तो ये एक ऐसा कर प्रणाली था जिसमें अंग्रेज द्वारा किसी भारतीय जमींदार को सेलेक्ट किया गया था कर वसूलने के लिए। उसमें से किसान से आधे में से 10/11 भाग अंग्रेज अपने पास रखता था और 1/11 भाग उस जमींदार को देता था, जिससे काफ़ी ज़्यादा जो है आर्थिक शोषण हुआ अंग्रेज का। इवन आप जानते हैं कि संथाल इलाके में संथाली जनजाति लोग रहते थे, तो वो पहाड़ पे जो है झूम खेती किया करते थे। झूम खेती क्या है? तो पहाड़ जैसे ऐसे है,
ठीक है, इस पे पेड़ उगा हुआ है, इस पेड़ को काटते थे और यहाँ पे समतल भूमि बना करके झूम कृषि क्या करते थे, तो इस पे प्रतिबंध लगा दिया। तो मुंडा विद्रोह होने का जो कारण था वो स्थायी बंदोबस्त, उच्च लगान दर, झूम कृषि पर प्रतिबंध, जिससे कि विद्रोह प्रमुख रूप से हुआ। 1895 से 1899 के बीच बिरसा मुंडा के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। थोड़ा सा बिरसा मुंडा के बारे में जान लीजिए, प्रश्न आ सकता है। गुरु आनंद पांडे से वैष्णव धर्म की शिक्षा प्राप्त की। तो बिरसा मुंडा का रिलेशन जो है वो वैष्णव धर्म से है। वैसे ये भी एक ईश्वरवाद में, जैसे राजा राम मोहन राय एक ईश्वर में विश्वास करते थे, बिरसा मुंडा भी एक ईश्वर में विश्वास करते थे। तो इन्होंने आत्म सुधार, नैतिक सुधार, मांस का त्याग, मंदिर का त्याग करने को कहा, यानी इनका मूर्ति वगैरह में कोई इंटरेस्ट नहीं था। इन्होंने बहुदेववाद यानी बहुत सारे भगवान की जगह एक ईश्वरवाद की स्थापना की, यानी एक ईश्वर पे विश्वास किया। इनके ईश्वर का नाम था सिंह बोंगा, एकदम याद रखेंगे। खुद को इन्होंने क्या बताया, तो खुद धरती आबा कहा, खुद को इन्होंने धरती आबा कहा। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सबसे सशक्त और व्यापक जनजाति विद्रोह था, इसलिए इसे उलगुलान विद्रोह यानी महान विद्रोह भी कहा गया। तो कभी कभी ना क्या होता है कि क्वेश्चन में आपका मुंडा विद्रोह ना करके लिख देगा उलगुलान विद्रोह, तो आपको टिक मार्क यही करना है, यानी मुंडा विद्रोह और उलगुलान विद्रोह सेम टू सेम है। तो ऐसे जैसे हम सब कंप्लीट कर रहे हैं, इसमें क्वेश्चन छूटने का बहुत कम चांस है, इसलिए इस वाले सीरीज को आप सब लाइक जरूर कर लेंगे। इसका पीडीएफ के लिए मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे दूंगा, वहां से आप पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर लेंगे। तो अभी टेलीग्राम चैनल पे काम हो रहा है, मैं कल या परसों आपको इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, उसके बाद आप सब वहां से डाउनलोड कर सकेंगे। और बाकी इसको याद करने का भी प्रयास करें, इसको देखने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें, सही रहेगा। चलिए मुंडा विद्रोह के परिणाम के ऊपर आते हैं। तो खूट कुंटी व्यवस्था को पुनः लागू किया गया। खूट कुंटी व्यवस्था क्या था, तो आदिवासी लोग द्वारा भूमि पर जंगलों को साफ करके खेती योग्य बनाते थे, जैसा कि मैं आपको बताया कि पहाड़ वगैरह पे पेड़ उग गया उसको फिनिश करते थे और वहां पे समतल भूमि बना करके उस पे अपना अनाज उपजाते थे। गुमला को अनुमंडल घोषित किया गया। 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया और बेगारी प्रथा को समाप्त किया गया। बेगारी प्रथा में पहले क्या होता था, अंग्रेज जबरदस्ती काम करवा लेता था और उस काम के बदले में जनजाति समूह को पैसा नहीं देता था, इसी को बेगारी प्रथा कहते थे। तो बेगारी प्रथा को इस मुंडा विद्रोह के बाद समाप्त किया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, आर्य समाज की स्थापना किसने की, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती। इसमें दयानंद भी है और दयानंद सरस्वती भी है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, दयानंद सरस्वती होगा। ठीक है, चलिए समझते हैं आर्य समाज क्या है। चलिए सबसे पहले ऑप्शन में है स्वामी विवेकानंद, तो इनके बारे में पढ़ते हैं। नव हिंदू धर्म के प्रचारक के रूप में उभरे। 1 मई 1897 को इन्होंने परमहंस सभा बनाया। ठीक है, परमहंस सभा। अगर परमहंस मंडली पूछ लेगा तो 1849 में उसे ददोबा पांडुरंग द्वारा बनाया गया था। दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कंफ्यूज करता है एग्जामिनर। परमहंस सभा पूछेगा स्वामी विवेकानंद, और परमहंस मंडली अगर पूछेगा तो 1849 में ददोबा पांडुरंग द्वारा बनाया गया था। स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन यानी 12 जनवरी 1863 को जो हुआ, तो 12 जनवरी को हम सब राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। यहीं पे आप याद रखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक फेमस इन्होंने स्पीच दिया था अमेरिका के शिकागो में, तो कब दिया था, 1893 में। विवेकानंद शिव की पूजा के रूप में सभी प्राणी की सेवा की वकालत की। स्वामी विवेकानंद का रॉक मेमोरियल, पत्थर से बना हुआ मेमोरियल तमिलनाडु में स्थित है, इसको भी याद रखना है। तो ऐसे ही हम सब जब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे तो इससे क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका एग्जाम में, तो कुछ भी आएगा तो आप जवाब देने के लिए एबल रहेंगे। और ऐसे ही हम सब पूरे PYQ सीरीज को देखेंगे। जून के महीने में मैं आपको आधुनिक इतिहास का PYQ सीरीज, और अगले महीने में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस एंड टेक और इन्वायरमेंट का PYQ सीरीज करवाऊंगा। और करंट अफेयर्स कंटिन्यू रहेगा। शॉर्ट्स वीडियो में आप सब करंट अफेयर्स जरूर देखें, उसको नोट डाउन करें, और वीकली करंट अफेयर्स जल्द आने वाला है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दयानंद सरस्वती के बारे में। 1824 से 1883 ये शासनकाल मतलब याद नहीं करना चाहिए। 1875 में इन्होंने मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। दयानंद सरस्वती की दृष्टिकोण को एक रचना सत्य प्रकाश में रेखांकित किया गया है। वेदों की और लोटों का नारा इन्हीं के द्वारा दिया गया था, और बहुत ही फेमस क्वेश्चन है हमारे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का। योग्यता या व्यवसाय के आधार पर ये कर्म, पुनर्जन्म और चतुर्वर्ण में विश्वास करते थे। जो वर्ण को 4 जाति में बांटा गया है उसमें ये बिलीव करते थे। आर्य समाज के लिए इन्होंने लड़कों के विवाह की न्यूनतम उम्र 25 वर्ष की और लड़कियों की विवाह की उम्र 16 वर्ष निर्धारित की, ये याद रखेंगे।
एक इनके नाम पे कॉलेज है दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, 1886 में स्थापित हुआ था लाहौर में। और इन्हीं के समय में ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म में लोगों को पुनः हिंदू धर्म में परिवर्तित करने के लिए एक आंदोलन चलाया जिसका नाम था शुद्धि आंदोलन। तो अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, प्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाले कौन थे? आपके सामने ऑप्शन है ही, तो 6 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन इज अ राइट आंसर। आइए जानते, भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुई और ये भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। यह कला, साहित्य तथा विज्ञान तथा बड़े जनसेवा मतलब लोगों की सेवा करने के क्षेत्र में दिया जाता है। 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ये दिया जाता है। एक वर्ष में कम से कम 3 लोगों को अधिकतम मिलता था, लेकिन 2 बार ऐसा आया है कि 3 व्यक्ति से ज़्यादा लोगों को दिया गया है, जिसमें पहली बार 1999 में 4 व्यक्ति को और 2024 में 5 व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। ये देश के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे और इनके जन्म दिवस यानी 5 सितंबर को हम सब बनाते हैं शिक्षक दिवस। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन आपको याद रहना चाहिए। तो 1999 और 2024 ये याद रखिएगा कि 1999 में 4 व्यक्ति को जबकि 2024 में 5 व्यक्ति को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, बात करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये बिहार के व्यक्ति हैं। अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को जो कैबिनेट मिशन आया था उसके बाद जो अंतरिम सरकार बना था, ठीक है, अंतरिम सरकार में इसको इंटरिम सरकार बोलते हैं, ठीक है, अस्थायी सरकार। तो इस दौरान राजेंद्र प्रसाद को एक पोस्ट मिला था कृषि और भोजन मंत्रालय। ठीक है, याद रखेंगे। इन्होंने इंडिया डिवाइडेड, महात्मा गांधी और बिहार सम रेमिनांस, सत्याग्रह एंड चंपारण बापू के कदमों में पुस्तक लिखी है। कैबिनेट मिशन सभा में ये स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। और स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो 9 दिसंबर को जो मीटिंग हुआ था उसमें अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, तो पहले अस्थायी अध्यक्ष से सबसे वृद्ध व्यक्ति डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और सबसे वृद्ध व्यक्ति को इसलिए बनाया गया था क्योंकि ये संकल्पना हम सब फ्रांस के संविधान से लिए थे। हिस्ट्री ऑफ चंपारण सत्याग्रह पुस्तक 1917 में प्रकाशित हुआ और इन्होंने नारा दिया अधिक भोजन उगा। चलिए बात करते हैं देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में। तो अंतरिम सरकार में इनको विदेश मामले, राष्ट्रमंडल संबंध के उपाध्यक्ष और इम्पोर्टेंट कार्यकारी परिषद का उपाध्यक्ष बनाया गया था। जवाहरलाल नेहरू ने दिसंबर 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था। ठीक है, और यहीं पे पूर्ण स्वराज की मांग की, पूर्ण स्वराज की घोषणा की। 26 जनवरी 1930 को इन्होंने क्या कहा? तो देश का प्रथम स्वतंत्रता दिवस डिक्लेयर कर दिया। इनके द्वारा ही 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने इंकलाब जिंदाबाद के नारे के बीच तिरंगा को फहराया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और ये भी पूछा जा चुका है कि पूर्ण स्वराज की घोषणा कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? तो लाहौर में जब अधिवेशन हो रहा था तब। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था। ये याद रखेंगे आप सब। इनकी प्रमुख पुस्तक और पत्रिकाएं जरूर याद रखें, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, मेरी कहानी और कौमी आवाज़। तो 4 प्रमुख पुस्तक और पत्रिकाएं हैं। पूर्ण स्वराज और आराम हराम है का नारा इनके द्वारा दिया गया था। तो ये कुछ पंडित जवाहरलाल नेहरू से रिलेटेड तथ्य याद रखें। आगे अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उसमें भी हम सब डिस्कस कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो पहले तो बदरुद्दीन तैयब जी थे, डी पहला होगा, लेकिन इसका सही आंसर है सी नंबर, रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी। ये कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो चलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समझते हैं। तो इसकी स्थापना दिसंबर 1885 में A.O. ह्यूम द्वारा किया गया। कांग्रेस की स्थापना के समय ब्रिटिश का जो वायसराय था वो लॉर्ड डफरिंग था। ये प्रीवियस क्वेश्चन में भी हम सब देखें। इसकी प्रथम बैठक 1885 में मुंबई में W.C. बनर्जी, व्योम चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में किया गया। टोटल 72 मेंबर द्वारा पार्टिसिपेट किया गया था। तो ये भी एग्जाम में आ जाता है। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष जो थे वो थे बजरुद्दीन तैयब जी, और इन्होंने 86 में तो दादा भाई नौरोजी द्वारा अध्यक्षता की गई, और उसके बाद जो सेशन हुआ कांग्रेस का उसमें बजरुद्दीन तैयब जी द्वारा जो है अधिवेशन की अध्यक्षता की गई 1887 में मद्रास में, जो कि वर्तमान में चेन्नई है। सबसे ज्यादा बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्षता कौन किया था? तो मदन मोहन मालवीय द्वारा 4 बार, 1909, 1918, 1930, 1932 में।
मदन मोहन मालवीय कौन है? तो महात्मा गांधी इन्हें आधुनिक भारत के निर्माता कहते हैं। 1934 में, वर्ष 1934 में एस.एम. अन्ने के साथ कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी की स्थापना की। कांग्रेस अध्यक्ष के पहले यूरोपीय अध्यक्ष जो थे, यूरोप के व्यक्ति, वो थे जॉर्ज यूल। ये भी आपको भूलना नहीं है। और अभी आगामी कांग्रेस के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन, तो कुछ इन्फॉर्मेशन रह भी जाएगा तो घबराने वाली कोई बात नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्योंकि मैं बोला ना कि कांग्रेस अगर है तो सिर्फ एक ही साल बीपीएससी नहीं पूछी है, काफ़ी साल पूछी है, तो वहाँ पे और सारा फैक्ट को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का वजह क्या था? तो सुरक्षा वॉल्व सिद्धांत। ये क्या था भाई? तो कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों द्वारा भारतीयों के बढ़ते असंतोष, यहाँ पे असंतोष कर लेंगे, को नियंत्रित करने के लिए अंग्रेजों द्वारा किया गया था। सिद्धांत के प्रमुख नेता लाला लाजपत राय और आरपी दत्त थे। हुआ कि बहुत सारे भारतीय लोगों में क्या था कि अंग्रेज के प्रति नफरत बढ़ते जा रहा था और संतोष बढ़ते जा रहा था ऋण की बढ़ोतरी की वजह से, लगान दर की बढ़ोतरी की वजह से। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सुरक्षा वॉल्व सिद्धांत लाया गया लाला लाजपत राय द्वारा, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का श्रेय एहो ह्यूम को जाता है। यहीं पे एक कथन आता है, स्टेटमेंट आता है, लॉर्ड कर्जन ने कांग्रेस के बारे में दिया था, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको अंडरलाइन कर लेंगे आप सब। लॉर्ड कर्जन द्वारा ये कहा गया कि कांग्रेस अपने पतन के लिए लड़खड़ा रही है और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा है कि इसकी शांतिपूर्ण समाप्ति में सहायता कर सकूं। वहीं डफरिंग ने कांग्रेस के बारे में क्या कहा? देशद्रोह की फैक्ट्री कहा कांग्रेस को। महात्मा गांधी, एक बार उन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की है 1924 में बेलगांव में, तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे जब भी आएगा कांग्रेस तो वहां और भी फैक्ट्स डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, सन 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया। वो कौन थे? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी। अब ये जो लॉर्ड कर्जन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है अपने भारतीय इतिहास में इनका योगदान है। योगदान क्या मतलब? अंग्रेजों के सपोर्ट में योगदान है, भारतीयों के लिए कुछ इन्होंने नहीं किया, लेकिन हम सबको याद करना है। ठीक है, तो लॉर्ड कर्जन के समय में क्या क्या काम हुआ था? तो इन्होंने पुलिस प्रशासन की समीक्षा के लिए सर एंड्रयू फ्रेजर के तहत पुलिस आयोग की नियुक्ति की। 1902 में पुलिस आयोग की नियुक्ति की। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित किया, एकदम याद रखेंगे, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की स्थापना की। कोलकाता निगम अधिनियम 1899 बनाया। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम यानी लाल किला वगैरह को संरक्षित करने के लिए 1904 में एक एक्ट लाया, प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट। बंगाल का विभाजन किया जिस वजह से स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई, बाद में हम सब स्वदेशी आंदोलन डिस्कस कर लेंगे। और यंग हस्बैंड का तिब्बत मिशन, तिब्बत क्षेत्र को कब्जाने के लिए, उस बॉर्डर को सीज करने के लिए यंग हस्बैंड के नेतृत्व में 1904, तो इन्हीं के समय में हुआ था यंग हस्बैंड का तिब्बत मिशन। लॉर्ड कर्जन द्वारा यंग हस्बैंड को भेजा गया था तिब्बत के बॉर्डर को सीज करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, तो ये कुछ फैक्ट्स जरूर याद रखें कर्जन से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं हम सब 9 की ओर। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी, तो ऑप्शन देख सकते हैं कितनी डेडली है। फिलहाल इसका आंसर हो जाता है बी नंबर। 1870 ईस्वी में महादेव गोविंद रनाडे द्वारा किया गया था पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना। बढ़ते हैं, पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना 2 अप्रैल 1870 को महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा किया गया। इनके अलावा इस जो सभा है पूना सार्वजनिक सभा, इसके 2 और मेंबर थे, तो इसको भी याद रखेंगे, गणेश वासुदेव जोशी और एस चिपलुंकर। 1870 ईस्वी में महादेव गोविंद रनाडे प्रार्थना समाज में शामिल हुई। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? तो 1867 में। संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग, और ये भी बीपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है। प्रार्थना सभा महाराष्ट्र के भक्ति पंथ से नजदीकी से जुड़ी हुई थी, तो इसको एक लाइन वे में याद कर लेंगे कि इसका रिलेशन धार्मिक साइट से था, तो ये याद कर लेंगे। ठीक है, तो प्रार्थना समाज हो गया, आत्माराम पांडुरंग। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधि ने भाग लिया? देखिए 66 बीपीएससी री एग्जाम में 2 क्वेश्चन कांग्रेस से ही पूछ लिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 33। थोड़ा सा और फैक्ट बात कर लेते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। तो इस वाले अधिवेशन में यानी 1886 ईस्वी में कोलकाता में दादा भाई नरोजी की अध्यक्षता में दूसरा कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। दादा भाई नरोजी ने 1886, 1893 और 1906 में कांग्रेस की अध्यक्षता की, यानी इन्होंने टोटल 3 बार, और सबसे अधिक बार किन्होंने की? मदन मोहन मालवीय जी द्वारा।
इनके द्वारा एक फेमस पुस्तक धन के निष्कासन सिद्धांत पे लिखा गया था। धन के निष्कासन का मतलब हो गया कि ब्रिटेन द्वारा ऐसा नीति लाया गया जिससे कि भारत से सारा धन ब्रिटेन में जाने लगा, तो इसी के ऊपर धन के निष्कासन सिद्धांत दादा भाई नौरोजी द्वारा दिया गया। और इनकी एक फेमस पुस्तक है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। 1890 में कोलकाता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बरी गोंगली ने कांग्रेस की अधिवेशन संबोधित किया था। आपसे पूछ लेगा कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी आगे फिर कांग्रेस मिलेगा तो वहां पे कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, लेकिन ये नहीं डिस्कस करेंगे, बार बार एक ही चीज डिस्कशन नहीं करने वाले। आइए क्वेश्चन नंबर 11, चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नकदी फसल। चंपारण आंदोलन का संबंध नील से है। क्या है चंपारण सत्याग्रह, किसको बोलते हैं, आइए समझते हैं इसको अच्छे ढंग से। तो वर्तमान में बिहार के 2 जिले पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण, ये टोटल मिलाकर के चंपारण था उस टाइम, ठीक है। तो 1917 में यह आंदोलन हुआ था। कारण क्या था, तो किसानों को प्रत्येक 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे पर नील की खेती अनिवार्य कर दी गई। इसके पीछे भी एक कहानी था। क्या कहानी था कि प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था और नील जो है ब्रिटेन में जर्मनी से सप्लाई होता था, लेकिन वो तो जर्मनी से ही युद्ध कर बैठा, तो वहाँ पे नील की स्कार्सिटी हो गई, कमी हो गई। अब उस अंग्रेज को नील चाहिए, तो नील कैसे मिलेगा, तो जबरदस्ती भारतीय किसान के ऊपर दबाव बनाया गया कि अब तुम उपजाओगे नील, ठीक है। तो इस वजह से बिहार के चंपारण के किसानों को जान करके 20 कट्ठे में से, यानी 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है, और 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे में नील की खेती कंपलसरी कर दी गई, जिसको 3 कट्ठिया प्रणाली कहा जाता था। इससे सारे किसान जो है वो परेशान हो गए। उनमें से एक और किसान थे जिसका नाम था आपका राजकुमार शुक्ल, और ये कहाँ के रहने वाले थे, तो ये चंपारण के मुरली बरहवा गांव के थे। तो इसी दौरान जो है 1916 में कांग्रेस में लखनऊ अधिवेशन हो रहा था, ठीक है। तो लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, जहां राजकुमार शुक्ल गए और उन्होंने गांधी जी से मुलाकात की। गांधी जी से मुलाकात करने के बाद उन्होंने इस नील की जो खेती जबरदस्ती करवाई जा रही थी इसके बारे में बताया और चंपारण आने के लिए आमंत्रित किया। तभी महात्मा गांधी 15 अप्रैल 1917 को चंपारण मोतिहारी पहुंचे और वहां पे उन्होंने प्लांटर्स एसोसिएशन के सचिव JM विल्सन को जांच कार्य में सहयोग करने का अनुरोध किया और वहां पर ये ठहरे थे। उसी दौरान उनके खाने में जान करके जहर मिला दिया जाता है और एक क्वेश्चन भी BPSC पूछी, जहाँ पे बत्तख मियाँ नाम के रसोइया द्वारा ये बताया जाता है कि इस वाले खाने में जहर मिला हुआ है और गांधी जी की जान बचाई जाती है। और बत्तख मियाँ पे 2 बार क्वेश्चन पूछ चुका है BPSC। चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और यह सत्याग्रह इतना सफल हुआ तो इसका परिणाम हम सब समझते हैं क्या हुआ जब सफल हुआ है। तो चंपारण सत्याग्रह में कृषकों की स्थिति की जांच के लिए एक समिति बनाई गई जिसका नाम था चंपारण एग्रीग्रियन समिति। इसके अध्यक्ष थे मध्य प्रदेश के आयुक्त FG सलाई। चंपारण एग्रीगियन समिति का परिणाम क्या हुआ, तो इसने 3 कट्ठिया पद्धति को समाप्त कर दिया गया और जितना भी अवैध वसूला था किसान से अंग्रेज उसका 25% यानी 1/4 किसानों को वापस करने का आदेश दिया। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के कुछ प्रमुख सहयोगी थे, तो इनका नाम जरूर याद रखिएगा, कभी मैचबल में पूछ लेता है। राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, मजहरुल हक, राजकुमार शुक्ल, ऑब्वियस सी बात है, शंभू शरण, रामनवमी प्रसाद और धरणीधर, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह पे मेंस में भी क्वेश्चन आएगा, तो हमारे इस वाले चैनल पे अच्छे ढंग से आपको मेंस भी कंप्लीट करवाया जाएगा। तो मेंस का भी काफ़ी क्लास अवेलेबल रहेगा, आपको लिखने भी मैं सिखाऊंगा, आपको घबराने की कोई बात नहीं है। पहले हम सब फिल्म्स पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे ढंग से पढ़ लेते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, 1885 ईस्वी में WC बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न उद्देश्यों में से कौन सा नहीं था। देखिए जब भी उद्देश्य पूछेगा तो इसमें एक उद्देश्य मेनली नहीं रहता है, तो इसका आंसर आप सबको वैसे भी कॉमन सेंस लगा करके ई कर देना चाहिए। तो 12 का सही आंसर वैसे भी ई ही है, एक से अधिक, क्योंकि ए और बी जो था ये कांग्रेस का उद्देश्य था और ऑप्शन नंबर सी और डी जो है ये कांग्रेस का उद्देश्य नहीं था। तो उद्देश्य टाइप का जब भी क्वेश्चन आए तो एक से अधिक इसका आंसर। चलिए फिर से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आ गया, तो फिर से जान लेते हैं 3-4 प्रश्न। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। अध्यक्ष संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की उनका नाम था सुभाष चंद्र बोस। भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने सुझाव दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए, तो महात्मा गांधी। लाल बाल पाल, ये 3 व्यक्ति थे। इनमें से किनके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की गई,
तो लाला लाजपत राय। उसके बाद किस गवर्नर जनरल ने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया, उसका मजाक उड़ाया? तो इसका आंसर था लॉर्ड डफरिंग, और लॉर्ड डफरिंग ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय में भारत का वाइसराय था। तो आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सब देखते हैं, इसको नोट डाउन जरूर करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 13, सन 1906 ईस्वी में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है, इनमें जितने भी ऑप्शन है काफी महत्वपूर्ण है, तो आइए एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं हम सब। तो वर्ष 1904 में विनायक दामोदर सावरकर ने अभिनव भारत की स्थापना की, और अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना 1906 ईस्वी में की। महाराष्ट्र में अगर क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में चर्चा करें तो 1895 में चापेकर बंधुओं ने ब्लैक कमिश्नर रेंड और आयरेस्ट की हत्या कर दी। सावरकर बंधुओं ने मित्र मेला नामक संगठन की स्थापना भी की थी, तो ये भी आप याद रखेंगे। इसमें एक व्यक्ति है श्याम जी कृष्ण वर्मा, एकदम याद रखेंगे इनके बारे में। विदेश में यानी भारत से बाहर जो राष्ट्रवादी आंदोलन करने के लिए श्रेय जाता है, पहली बार शुरुआत करने का जो श्रेय जाता है, ये श्याम जी कृष्ण वर्मा जी को ही जाता है। इन्होंने इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक एक अखबार शुरू किया। 1905 में इन्होंने होम रूल सोसाइटी तथा इंडियन हाउस की स्थापना की। होम रूल सोसाइटी जब बोलेगा तो श्याम जी कृष्ण वर्मा, होम रूल लीग बोलेगा या आंदोलन बोलेगा तो वो लोकमान्य तिलक और एनी बेसेंट द्वारा शुरू किया गया था, आगे जानेंगे। 1907 ईस्वी में तो 1907 ईस्वी में क्या होता है, नासिक का एक क्रांतिकारी दल वीडी सावरकर के नेतृत्व में इंडियन हाउस पर कब्जा कर लेता है। इसी दल के एक सदस्य थे मदन लाल ढींगरा, जिन्होंने 1909 में करजन वायली की हत्या कर दी। तो ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि करजन वायली को किसने मारा था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मदन लाल ढींगरा। अब क्या होता है कि विदेश में क्रांति शुरू हुआ, खास करके इंग्लैंड में क्रांति शुरू हुआ, तो इंग्लैंड में इन सबको रहने में दिक्कत होने लगा, अंग्रेज नहीं चाहने लगे कि ये सब क्रांति करे, तो ये धीरे धीरे प्रसार करने लगे अपने क्रांति का यूरोप से बाहर। तो यूरोप से बाहर कहाँ, तो पेरिस, जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में। तो यहाँ पे पेरिस और जिनेवा में एक पारसी आतंकवाद मैडम कामा सक्रिय थी, तो उन्होंने वंदे मातरम पत्र निकाला, श्याम जी वर्मा वगैरह इनके साथ थे। उसके बाद बढ़ा राष्ट्रीय आंदोलन, विदेश से बाहर कहाँ राष्ट्रीय आंदोलन होने लगा, तो अमेरिका में। ठीक है, क्योंकि देखिए भारतीय लोग सिर्फ भारत में तो है नहीं, भारत से बाहर भी है, तो अमेरिका में जितने भी भारतीय थे वहां पे भी राष्ट्रीय आंदोलन का प्रचार प्रसार शुरू हो गया। और सन 1913 में सैन फ्रांसिस्को में गदर आंदोलन की शुरुआत हुई, और इस गदर आंदोलन का जो शुरुआत है वो शुरुआत किसके द्वारा किया गया, इसके जो प्रेरणेता थे वो कौन थे, सोहन सिंह भकना और लाला हरदयाल। ठीक है, तो गदर पार्टी के संस्थापक भी यही थे, सोहन सिंह भकना और लाला हरदयाल। गदर पार्टी बना कहाँ था, अमेरिका में बना था। ये सारे क्वेश्चन बीपीएससी पूछ चुकी है। इसमें एक व्यक्ति का नाम याद रखेंगे, पांडुरंग महादेव बापट, जिन्हें सेनापति बापट कहा जाता है। इन्होंने भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक प्रमुख व्यक्ति थे। मुलसी सत्याग्रह के दौरान इन्होंने नेतृत्व सेनापति के रूप में किया था, इसलिए इन्हें अर्थ कमांडर भी कहा जाता था। बापट गए थे पेरिस, क्यों गए थे, तो बापट बम बनाने, यानी बम बनाने का जो सीखने का तरीका होता है, कैसे बम बनाया जाए, वो सीखने के लिए कहाँ गए थे, पेरिस गए थे। तो आंदोलन की शुरुआत महाराष्ट्र से होती है, धीरे धीरे ये भारत से बाहर भी फैलता है, और भारत से बाहर जहाँ जहाँ फैलता है वो सारे फैक्ट हम सब देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सब बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 14, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू, ये बकरी का टापू जो है ये नेपाल में है। ठीक है, अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किसके द्वारा किया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, जयप्रकाश नारायण। चलिए भारत छोड़ो आंदोलन को अच्छे ढंग से पढ़ते हैं। वर्धा महाराष्ट्र में एक जगह है। 6 से 14 जुलाई 1942 में कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो नामक प्रस्ताव पास किया गया। ये डेट याद रखिएगा, डेट से काफ़ी कुछ बीपीएससी पूछती है। 7 से 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक में वर्धा प्रस्ताव की पुष्टि की गई, और फाइनली जो है 8 अगस्त 1942 को इस आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार भी किया गया और आंदोलन को प्रारंभ भी किया गया। तो डेट अगर पूछ ले कि भारत छोड़ो आंदोलन किस तिथि को आरंभ हुआ, तो इसका सही आंसर होगा 8 अगस्त 1942। यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। भारत छोड़ो आंदोलन के समय में कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, और याद रखेंगे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्वतंत्रता से पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे हैं, याद रखना है इसको। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत के जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है, और इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन को 1857 के बाद सबसे गंभीर विद्रोह
बताया था। ये सारे याद रखना है। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि भारत छोड़ो आंदोलन के सुभाष चंद्र की क्या भूमिका थी, उनके द्वारा क्या क्या गठन किया गया था। आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आंदोलन के दौरान गांधी जी ने एक बहुत ही फेमस नारा दिया था, करो या मरो, डू और डाई। भारत छोड़ो प्रस्ताव के आलेख यानी जो भारत छोड़ो आंदोलन का रूपरेखा होगा, कैसे कैसे क्या करना है, उसको तैयार किया था 3 व्यक्ति ने, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और अब्दुल कलाम आज़ाद, ठीक है। तीनों के सहयोग से इसको बनाया गया था। 9 अगस्त 1942 को, यानी आपको याद हो कि 8 अगस्त 1942 को ये आंदोलन शुरू होता है और 9 अगस्त 1942 को आंदोलन आरंभ होते ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी को गिरफ्तार कर सरोजिनी नायडू सहित पुणे के आगा खां पैलेस में रखा जाता है। क्वेश्चन आएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को किस जेल में रखा गया था, तो पुणे के आगा खां पैलेस में। इस आंदोलन के दौरान इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे वे थे विंस्टन चर्चिल्स, और विंस्टन चर्चिल्स ने गांधी जी के बारे में एक प्रमुख वक्तव्य दिया था। आइए जानते हैं क्या है। जब हम हर जगह जीत रहे हैं तो ऐसे वक्त में हम एक कमबख्त बुढ़े के सामने कैसे झुक सकते हैं जो हमेशा हमारा दुश्मन रहा है। ये इन्होंने गांधी जी के बारे में बोला था। अर्धनग्न फकीर भी इनको बोला गया था, तो ये भी आप याद रखेंगे, विंस्टन चर्चिल ने कहा था। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। इस आंदोलन के दौरान यानी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान एक अमेरिका का पत्रकार था जिसका नाम था लुई फिशर, जिन्होंने महात्मा गांधी की जीवन पे पुस्तक लिखी थी। तो महात्मा गांधी के जीवनीकार थे ये लुई फिशर। तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान साथी थे। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया गया। प्रस्ताव पेश किया गया पूछेगा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। स्ट्रक्चर जो बनाया गया था, आलेख जो बनाया गया था, वो महात्मा गांधी। इस दौरान मुंबई के विभिन्न भागों में कांग्रेस का गुप्त रेडियो प्रसारित किया जाता था और ये रेडियो प्रसारण में 2 व्यक्ति की अहम भूमिका थी। एक तो राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से रेडियो का प्रसार करते थे और दूसरा उषा मेहता कांग्रेस की भूमिगत रेडियो का संचालन करती थी। चलिए बात करते हैं इस प्रश्न का जो उत्तर है जयप्रकाश नारायण। तो जयप्रकाश नारायण ने नेपाल के तराई के बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किया। जब भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था तो इनको कहाँ रखा गया था? इनको रखा गया था हजारीबाग के सेंट्रल जेल में, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को कहाँ रखा गया था? आगा खां पैलेस में, और इनको रखा गया था हजारीबाग के सेंट्रल जेल में। जिस दौरान एक घटना होता है जो कि क्वेश्चन पूछा गया है, जयप्रकाश नारायण के साथ 9 नवंबर 1942 को योगेंद्र शुक्ला हजारीबाग जेल से भाग जाते हैं, उनके साथी थे। और ये दिन जो था ये दिवाली का दिन था। तो ये भी प्रश्न एक बार आ गया कि किस दिन भाग गए थे? दिवाली के दिन पटाखों के बीच में दोनों भाग गए। बाद में योगेंद्र शुक्ला को पटना के आसपास पकड़ लिया गया, तो ये याद रखेंगे। कुछ अन्य तथ्य भी जान लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अरुणा आसफ अली एक प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी। तो इनको क्यों याद करेंगे हम सब भाई? तो 1942 में इन्होंने मुंबई के ग्वालियर टैंक में मैदान में कांग्रेस का झंडा फहराया। भूमिगत आंदोलन यानी छिप छिप कर आंदोलन करने में बहुत ज़्यादा नाम था इनका। उनमें से अरुणा आसफ अली, उषा मेहता, जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया प्रमुख थे। तो चारों का नाम याद रखेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद को पटना के बांकीपुर जेल में रखा गया था, वहीं पे इनको पकड़ लिया गया था। शिव कुमार और रामनंद को हजारीबाग में गिरफ्तार किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। एक लेक्चर आज आ गया, उसके बाद नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा वो 3 दिन के बाद आएगा। तो 3 दिन में आई होप इतना लिख लेंगे आप सब और कंप्लीट कर लेंगे। मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से कब आरंभ किया? तो इसका आंसर ई होना चाहिए, लेकिन हमारे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा इसका आंसर डी नंबर मारा गया है, 1925, ठीक है। तो बीपीएससी जब ये क्वेश्चन को पूछेगी तो 1925 कर दीजिएगा, बाकी ई इसका आंसर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। चलिए मुस्लिम लीग के बारे में जानते हैं। तो अक्टूबर 1906 में आगा खां के नेतृत्व में शिमला प्रतिनिधि मंडल में केंद्रीय मुस्लिम सभा बनाने का विचार किया गया। आगा खां ने बनाया नहीं है, विचार किया है, याद रखेंगे। दिसंबर 1906 में ढाका में संपन्न अखिल भारतीय मुस्लिम शैक्षिक सम्मेलन में स्वागत समिति के अध्यक्ष और ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव किया। तो इस मुस्लिम लीग को बनाने का श्रेय जो जाता है वो सलीमुल्लाह खां को जाता है, जिन्होंने 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग का गठन किया। नवाब वकार उल मुल्क की अध्यक्षता में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में हुई। मोहसिन उल मुल्क और वकार उल मुल्क अध्यक्ष बने थे।
मुस्लिम लीग का अगर मुख्यालय पूछ लेगा तो लखनऊ। 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कराची में, 1908 में अमृतसर में हुआ। और इसी अमृतसर अधिवेशन में पहली बार मुस्लिम के लिए अलग निर्वाचन की मांग की गई, जो कि बाद में 1909 के मार्ले मिंटो अधिनियम में मुस्लिम के लिए अलग से निर्वाचन की मांग को स्वीकार कर लिया जाता है और पहली बार सांप्रदायिकता दिखती है वहाँ पे। तो इसी 1908 में अमृतसर के मुस्लिम लीग के अधिवेशन में ऐसा प्रस्ताव पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16, जर्मनी के समर्थन में काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था कब? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ई नंबर, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक अधिक, क्योंकि ऐसा जो अंतरिम सरकार बना था वो बना था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह को आर्यन पेशवा के नाम से भी जाना जाता है। काबुल में यानी अफगानिस्तान काबुल में अंतरिम सरकार का गठन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुआ था, तो ये भी याद रखेंगे। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल द्वारा किया गया था। तो गदर पार्टी एक्चुअल में बना कैसे, इसके बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री जान लेते हैं। वर्ष 1913 में सोहन सिंह भकना ने एसोसिएशन ऑफ हिंदुस्तानी वर्कर्स ऑफ पैसिफिक कोस्ट यानी प्रशांत महासागर से लगे हुए जो सीमा है, या हिंदुस्तानी वर्कर्स ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की। किसी संस्था ने, मतलब इस दोनों संस्था ने एक गदर नाम का एक अखबार निकाला और इसी गदर नाम के अखबार से रिलेटेड एक पार्टी बनाई गई जिसका नाम है गदर पार्टी। तो गदर पार्टी की स्थापना में दो व्यक्ति का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट योगदान है, एक तो सोहन सिंह भकना और दूसरा लाला हरदयाल। ठीक है, गदर पार्टी की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई। गदर पार्टी के प्रथम सभापति सोहन सिंह भकना बने थे। इसके अलावा गदर पार्टी द्वारा हिंदुस्तान गदर नामक समाचार पत्र निकाला गया था। तो ये गदर पार्टी था और गदर आंदोलन कहाँ हुआ था, तो ये अमेरिका में हुआ था। अभी थोड़ा देर पहले ही हम सब पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। इस वाले ऑप्शन में एक होम रूल लीग है। ठीक है, तो होम रूल लीग के आंदोलन के बारे में समझते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान यह आंदोलन प्रसिद्ध था, तो ये भी डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है। तो होम रूल लीग आंदोलन ये दो टाइप का आंदोलन बना था, मतलब दो टाइप का लीग बनाया गया था। अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा और दिसंबर 1916 में एनी बेसेंट द्वारा अलग अलग होम रूल लीग बनाया गया। तो दोनों के ऊपर प्रश्न आता है। 1916 में बाल गंगाधर तिलक के होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष थे जोसेफ बेप्टिस्टा। ठीक है, इसके सचिव थे एनसी केलकर। इसके अलावा कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रांत और बरार के क्षेत्र में होम रूल लीग फैला हुआ था। किनका? बाल गंगाधर तिलक का। और बाकी जो से क्षेत्र बच गया उसमें, यानी बाल गंगाधर तिलक के होम रूल लीग का क्षेत्र जो था वो कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रांत और बरार, बाकी भारत के जितने भी क्षेत्र थे वहाँ पे एनी बेसेंट का होम रूल लीग प्रभावी था। ठीक है, क्योंकि एनी बेसेंट को बाल गंगाधर तिलक के पार्टी वाले कुछ उतना इंटरेस्ट नहीं लेते थे, मानते नहीं थे, तो इस वजह से अलग अलग निर्माण किया गया था। मोटिव दोनों का सेम था कि देश की आज़ादी में भागीदारी दिखाना है। तो इस होम रूल लीग के प्रचार प्रसार के लिए 1916 में मतलब समाचार पत्र इनके द्वारा निकाला गया, बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा। इस समाचार पत्र का नाम था मराठा और केसरी। चलिए एनी बेसेंट के होम रूल लीग के बारे में बात करते हैं। तो इनके सचिव थे जॉर्ज अनुरेल्ड और इन्होंने कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया के माध्यम से प्रचार किया। एकदम याद रखेंगे इसको, बहुत इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 17, तेभागा आंदोलन सन 1946 ईस्वी में बंगाल में आरंभ हुआ था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, किसान सभा के नेतृत्व में। तो ये मुख्य रूप से किसान आंदोलन था, तेभागा आंदोलन। ठीक है, तेभागा आंदोलन बंगाल में प्रसिद्ध किसान आंदोलन वर्ष 1946 में हुआ। किसानों ने फ्लाइट कमीशन की सिफारिश के अनुरूप लगान की दर घटाकर 1/3 करने के लिए संघर्ष किया। तो सिंपल सा बात है, लगान का दर बहुत ज़्यादा था, इस फ्लाइट कमीशन ने लगान की दर बहुत ज़्यादा करके रखी थी। तो किसान द्वारा बोला जा रहा था कि आप लीजिए, लगान दर लीजिए, लेकिन वो 1/3 लीजिए, 1/3 लीजिए। ठीक है, इसी के लिए संघर्ष किया गया था। इस आंदोलन का नेतृत्व कंपा राम सिंह और भवन सिंह ने किया था। प्रभावित क्षेत्र में आप समझ लीजिए बंगाल और अभी जो वर्तमान में बांग्लादेश है, ये पूरा प्रभावित क्षेत्र था, जिसमें दिनाजपुर, रंगपुर, जलपाईगुड़ी, मिदनापुर और 24 परगना क्षेत्र आता था। इस आंदोलन का नेतृत्व बंगाल प्रांतीय किसान सभा ने भी किया था और सुहारवर्दी की मुस्लिम लीग मंत्रिमंडल ने 22 जनवरी 1947 को कलकत्ता गजट में बंगाल बंटादारी और स्थायी नियम विधेयक पारित किया था। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेंगे, ये रिलेटेड था लगान वसूली। तो मुख्य रूप से इसमें लगान के कमी करने के लिए ये आंदोलन किया गया था और उसके लिए एक्ट भी पारित किया गया था मुस्लिम लीग द्वारा। ठीक है, तो इसको याद रखना है। चलिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन में हम सब आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर है 18।
क्वेश्चन नंबर 18 है, किसने कहा जब तक यह तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यही है हमारी सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे। तो इसका सही आंसर ई नंबर हो जाएगा और ये कहा था महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं करते हैं हम सब। एक क्वेश्चन बचा हुआ है क्वेश्चन नंबर 19, तो 19 के ऊपर हम सब आते हैं, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद के बारे में मैं आपको पढ़ा दिया, जवाहरलाल नेहरू के बारे में पढ़ा दिया, विनायक दामोदर सावरकर के बारे में पढ़ा दिया, मौलाना अबुल कलाम आजाद को किसी और भी क्वेश्चन में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव द्वारा। तो ये याद रखना है आप सबको। चलिए बात करते हैं 1934 में स्थापित कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के बारे में। तो मई 1934 में पटना में कांग्रेस समिति की बैठक के दौरान एक अलग से बैठक हुआ, जहाँ पे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की मान्यता दी गई। वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संयोजक जयप्रकाश नारायण थे और जयप्रकाश नारायण द्वारा ही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनाया गया। ठीक है, जो समाजवाद से जुड़े हुए हैं उनके द्वारा एक अलग से पार्टी बनाया गया जिसका नाम कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है, आसानी से याद कर लेंगे। नरेंद्र देव इसके अध्यक्ष चुने गए। वैसे बिहार सोशलिस्ट पार्टी ये तो भारत के लेवल पे जो है वो जयप्रकाश नारायण जी द्वारा स्थापित किया गया, लेकिन बिहार में जो सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई वो गंगा शरण सिंह, राम वृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्रा द्वारा किया गया। आइए जयप्रकाश नारायण के बारे में बात करते हैं। ठीक है, हजारीबाग जेल में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रखा गया था, वहां से भाग गए थे दिवाली के दिन। इसके अलावा भी कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर याद रखिए। जयप्रकाश नारायण बिहार सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे, इन्हें लोक नायक के नाम से जाना जाता है। 1999 में इनको मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया और ये जिस दिन जेल से भागे थे उस दिन हम सब जयप्रकाश दिवस मनाते हैं और 1946 से मनाते आए हैं। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी समझ में आ गया होगा आप सबको। तो ये था 66th बीपीएससी री एग्जाम में 19 क्वेश्चन आपके मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा गया था। तो हम सब पूरा 19 का 19 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। डिस्कशन का लेवल आप सब समझ गए होंगे। मैं इसी प्रकार से अपने जीके जीएस को ठीक किया हूँ और इसी प्रकार से मैं बीपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई किया हूँ। तो आप सब भी इस चैनल को सपोर्ट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। 1 से 2 दिन में मैं टेलीग्राम चैनल जो है वो एक बना दूंगा आप सबके लिए, जहाँ पे ये सारा वीडियो का पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। आप एग्जाम से पहले रिवीजन करने के लिए एबल रहेंगे, आराम से प्रिंट आउट निकालेंगे और आप आराम से जो है याद कर पाएंगे। ठीक है, ये डिस्कशन अगर सही लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और एक लाइक कर लेंगे इस वीडियो को, और जितना लाइक करेंगे यूट्यूब रिकमेंड करता है कि आगे इसको भेजा जाए। ये चैनल सिर्फ बीपीएससी और यूपीएससी अभ्यर्थी के लिए बनाया गया है, जहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस, मेरे द्वारा बीपीएससी में क्वालिफिकेशन का एक्सपीरियंस, वो सारा आपको मैं शो करके आप सबको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप तैयारी कर सकते हैं। अभी प्रीलिम्स का समय है, इसलिए प्रीलिम्स रिगार्डिंग वीडियो आएगा। जैसे प्रीलिम्स समाप्त हो जाएगा 71st बीपीएससी का, फिर मैं आपको मेंस रिगार्डिंग बहुत सारा कुछ बताने वाला हूँ, इवन आंसर राइटिंग भी करवाने वाला हूँ। तो बेस्ट होगा ये आपके लिए। तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और प्यार दिखाएंगे। ये हमारा पहला लेक्चर था, आई होप कि आपको ठीक ठाक लगा होगा, और ठीक ठाक अगर लगा है तभी चैनल को सब्सक्राइब करें, काम योग है तभी चैनल को सब्सक्राइब करें। लेकिन आप सब सपोर्ट दिखाएंगे और जल्द ही लेक्चर नंबर 2 भी अपलोड कर दिया जाएगा अगले 3 दिनों में। तो इसको आप सब कंप्लीट करके रखें। यानी आज वेडनेसडे है, तो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे को मैं आपका लेक्चर नंबर 3 लाऊंगा। उसमें हम सब डिस्कस करेंगे 66th बीपीएससी में पूछे गए इतिहास के प्रश्नों का, और पहले हम सब समाप्त करेंगे आधुनिक इतिहास। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल। चैनल का नाम है ऋषभ बीपीएससी और आपको अच्छे ढंग से यहाँ पे पढ़ाया जाएगा बिना किसी टेंशन के। ठीक है, थैंक यू एंड थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू टू ऑल।